गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है जनपूर्ण व जनशून्य क्षेत्र। मैं डॉक्टर एन.एस. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का जो टॉपिक है इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनपूर्ण व जनशून्य क्षेत्र, यानी कि कहाँ पर, इसको इंग्लिश में एक्यूमेन एंड नॉन एक्यूमेन एरियाज़। तो इसमें ट्रिवार्था ने इसका विभाजन किया है जनपूर्ण क्षेत्र और जनशून्य क्षेत्र। जहाँ पर कि घनी आबादी की बसावट है उसको जनपूर्ण क्षेत्र बोलते हैं, और जहाँ आबादी बड़े विरल रूप में या स्पार्सली पॉपुलेटेड है उसे जनशून्य क्षेत्र कहते हैं। तो जनपूर्ण क्षेत्र या बसे हुए क्षेत्र हैं, इसको उसने ट्रिवार्था ने 3 भागों में बांटा है। पहला है पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, और तीसरा है उत्तर पूर्वी अमेरिका। ये जो 3 हैं ये एशिया का हो गया, ये पश्चिमी यूरोप, और इस प्रकार से ये उत्तर पूर्वी अमेरिका। तो ये जो उपरोक्त तीनों जनसमूह, या इसको जमघट भी बोलेंगे, ये तीनों के तीनों उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। सबसे मुख्य बात, दक्षिणी गोलार्ध में इनमें से कोई सा नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। इनमें विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या निवास करती है, 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से इसमें केवल भारत और इंडोनेशिया जो है उसको छोड़कर अन्य जो क्षेत्र हैं वो समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लगभग यानी कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का न्यूनतम तापमान है वो जनसंख्या की उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है, यानी कि गर्मियों का जो न्यूनतम तापमान है, क्योंकि जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे तो गर्मियाँ भी वहाँ ठंडी होने लग जाती हैं, वहाँ का तापमान गर्मियों का भी बहुत कम हो जाता है, जिससे कि वहाँ फसल नहीं हो पाती। तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु का न्यूनतम तापमान जनसंख्या की उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। ये जो न्यूनतम तापमान है ये उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है, क्योंकि यहाँ तापमान फसलों की वृद्धि और पकने की अवधि को निश्चित करता है। ये न्यूनतम तापमान से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान कम होता जाएगा तो वहाँ फसल नहीं होगी। इसलिए इसके विपरीत भारत और इंडोनेशिया ये दोनों उष्ण व आर्द्र जलवायु के क्षेत्र हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एशियाई जो जनपूर्ण भाग है ये पूर्णतः एग्रीकल्चर या कृषि के ऊपर आधारित है। जो एशिया वाला भाग है, एशिया, ये टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। वेयरएज पश्चिमी यूरोप, ये जो पश्चिमी यूरोप और ये वाला जो है ये तो एशिया वाला एग्रीकल्चर पे, और ये जो है ये टोटली इंडस्ट्रीज पे बेस है, इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है। तो ये जो यूरोपीय और अमेरिकी जो जनपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर उद्योग, वाणिज्य और व्यापार, उद्योग, वाणिज्य और ये व्यापार पर निर्भर है, और ये जो एशिया वाला है ये कृषि पर आधारित है। अतः दोनों जनसमूहों की संस्कृति में, इन दोनों में अंतर पाया जाता है। एशिया की जो संस्कृति है उसको कृषि संस्कृति या कांप मिट्टी की संस्कृति कहते हैं। ये मैंने डार्क कर दिया, कृषि संस्कृति या कांप मिट्टी। जबकि यूरोपीय और अमेरिका का जो संस्कृति है उसको औद्योगिक या वाणिज्य संस्कृति के नाम से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले पूर्वी या दक्षिण पूर्वी एशियाई जनपूर्ण समूह।
इस समूह में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? चीन है, चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, जावा, ये मुख्य रूप से हैं, जहाँ पर जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। इन देशों में जापान को छोड़कर सभी देशों के अंदर 70% से अधिक जनसंख्या जो है वो कृषि के ऊपर आधारित है। लेकिन जापान के अंदर केवल 40% जनसंख्या ही कृषि पर आधारित है। तो कृषि का जमाव भारत में कहाँ पर? भारत में जो है गंगा, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी भाग और डेल्टाओं में है। चीन में ह्वांगहो नदी, यांगत्से-कियांग, सीकियांग और चेचुआन बेसिन में जनसंख्या का जमाव है। और जापान में समुद्र तटीय मैदानों में, पाकिस्तान में जो सिंचित जहाँ पर खेती योग्य भूमि है वहाँ पर, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के डेल्टाई भागों में कृषि प्रधान जनसंख्या है। तो इस प्रकार से ये जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई जनपूर्ण समूह है वो टोटली कृषि के ऊपर आधारित है, जापान को छोड़कर। तो इनकी मुख्य जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है और यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर 2 या 3 फसलें साल भर में प्राप्त की जा सकती हैं। इन मैदानी भागों में कृषि क्योंकि बहुत उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, तो इसलिए यहाँ पर जो कृषि सिंचाई की सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो रखी हैं। यह इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके यहाँ का जो जीवन स्तर है, अपन अमेरिका और यूरोप से बात करें तो उनसे काफ़ी निम्न जीवन स्तर है। यहाँ का जो जीवन स्तर है बड़ा निम्न कोटि का है। उद्योग, वाणिज्य और अन्य उद्योगों का विकास यहाँ पर बहुत कम हो पाया है। यद्यपि औद्योगिकरण का विकास प्रगति पर है तथा जापान इस दृष्टि से इस क्षेत्र का सबसे अव्वल देश कहा जा सकता है। इसके बाद में ये जो है पश्चिमी यूरोपीय जनपूर्ण क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो कि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे एक लंबी मेखला के रूप में ब्रिटेन से लेकर और सोवियत रूस के डोनेट्स बेसिन तक चले गए हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप कौन कौन से देश हैं? ब्रिटेन है, जर्मनी है, पोलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस, पोलैंड, इटली, स्पेन और रूस का पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित है। तो इस प्रकार से ये एक तरह से यूरोप के जो मुख्य देश हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर चूँकि कोयला बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, तो इस वजह से यहाँ पर उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का बहुत अच्छे से विकास हुआ है। इस पेटी में जनसंख्या का जमाव बहुत सर्वाधिक है। इस जनपूर्ण क्षेत्र में विश्व की लगभग एक चौथाई जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की यूरोप की जो सभ्यता है उसको औद्योगिक सभ्यता कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधों का बहुत अच्छे रूप में बहुत अच्छे से विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोयला और लोह इस्पात, आयरन और लोह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वस्त्र निर्माण, रासायनिक, मशीनरी, प्लास्टिक, विद्युत यंत्र के कारखाने फैले हैं और यहाँ पर परिवहन और संचार के साधनों का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहाँ जल यातायात का भी विकास हुआ है और आंतरिक भागों में शहर भी नहरों से या नदियों से जुड़े हुए हैं और इस वजह से यहाँ नगरीय जनसंख्या अधिक है और लोगों का जीवन स्तर एशिया के जनपूर्ण क्षेत्र से बहुत ऊंचा है। इसको मैंने बताया कि इसको औद्योगिक सभ्यता कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका में ये जो महान झीलें, ग्रेट लेक्स हैं, जो बड़ी झीलें जिसको बोलते हैं,
इसके पूर्वी भाग को सम्मिलित किया जाता है, जहाँ 30 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री उत्तर के बीच का तथा 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में फैला हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कृषि की प्रमुख मेखलाएं और औद्योगिक केंद्र पाए जाते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जनसंख्या का अधिकांश जमाव मिसिसिपी नदी के पूर्व में नदी के तथा सेंट लॉरेंस नदी तक फैला हुआ है। अच्छा, इस क्षेत्र में बोस्टन से लगाकर दक्षिण में सेंट लॉरेंस तक फैला हुआ है। यहाँ बड़े बड़े औद्योगिक नगर बसे हुए हैं और इस समूह में लगभग 5% जनसंख्या पाई जाती है, 5%। इसके बाद में जनशून्य क्षेत्र। जनशून्य क्षेत्रों के अंतर्गत लगभग 70% जनशून्य, जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम और विरल रूप में पाई जाती है। यहाँ 70% जो जनसंख्या का भाग है वो 70% जो क्षेत्र है वो मानव रहित है या बिना बसा हुआ है, और यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या का 5% ही बसाव है। इन प्रदेशों में अति शीत या ठंडे प्रदेश आ गए, जो कि बर्फीले क्षेत्र हो गए, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र आ गए, डेजर्ट्स वाले, और विषुवतरेखीय जो भूमध्य रेखा के पास का जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक बारिश होती है वो क्षेत्र आ गए, और ऊंचे पर्वतीय प्रदेश आ गए। तो इसमें जो जनशून्य क्षेत्र हैं उसमें अति शीत या ठंडे प्रदेश जो है वो सबसे पहले उनको ले लेते हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर कि पूरे साल भर बर्फ़ रहती है और यहाँ पर मनुष्य के लिए स्थायी निवास नहीं है। इन प्रदेशों में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आर्कटिक सागर तथा तटवर्ती भाग ये पूरे साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ निम्न तापमान, पाले की भीषणता, उपजाऊ भूमि की कमी और कृषि उत्पादन के लिए मौसम छोटा रहता है। इसलिए यह प्रदेश जनसंख्या की शून्यता या बहुत कम जनसंख्या का क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी कनाडा के क्षेत्र आते हैं जहां मानव निवास बहुत ही कम है। टुंड्रा प्रदेश में लगभग 60 डिग्री अक्षांशों से उच्च अक्षांशों पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है वो बहुत कठोर और कृषि के लिए इतनी उपयोगी नहीं है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय है आखेट और मत्स्य व्यवसाय, मछली पालना, और यहाँ के लोग प्राय भ्रमण कर आजीविका चलाते हैं, क्योंकि एक स्थान पर इनको इतने संसाधन नहीं मिल पाते कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो ये दूसरा है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। वर्षा की कमी यहाँ जनशून्यता का प्रमुख कारण है। अफ्रीका का सहारा, कालाहारी व एशिया के अरब व थार मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया मरुस्थल, संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो मरुस्थल और दक्षिण अमेरिका का आटाकामा और पैटागोनिया का मरुस्थल, ये अत्यधिक शुष्कता, यहाँ पर ये जो शुष्कता है ये बहुत अत्यधिक है, यानी कि बहुत तेज़ गर्मी और पानी की मात्रा बहुत कम। तो ये जो हैं यहाँ पर ये जो मरुस्थल हैं ये बहुत ज़्यादा इनका एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, विरल रूप में पाई जाती है। इसके अलावा मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों में भी जनशून्यता पाई जाती है। इनमें कौन कौन से मरुस्थल हैं? मंगोलिया है, तुर्किस्तान है, टकलामकान है, गोबी डेजर्ट है। ये जो क्षेत्र हैं ये यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता न के बराबर है। जहाँ थोड़ा बहुत पानी है वहाँ मरुद्यानों में जनसंख्या पाई जाती है, और कहीं कहीं पर खनन उद्योग अब विकसित हो गया है तो वहाँ पर जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। बाकी पूरे एज ए होल इस क्षेत्र में उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसके बाद में ये जो विषुवत रेखीय वन प्रदेश हैं
इसके अंदर भी यहाँ भी जनसंख्या का जमाव बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ अधिक बारिश और अधिक तेज़ गर्मी के कारण यहाँ मक्खी मच्छर और ये अन्य कीट वगैरह पैदा हो जाते हैं, जो कि जहाँ पर कि कई प्रकार की बीमारियाँ, मलेरिया है, जॉइंडिस है, ये बीमारियाँ फैल जाती हैं मच्छरों से, और वहाँ पर जनसंख्या का जमाव भी बहुत कम पाया जाता है। यहाँ कम उर्वरा मिट्टी, खनिज पदार्थों की कमी और परिवहन के मार्गों के अभाव में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा जो चौथा है जनशून्य क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ भी अनुपयुक्त जलवायु, खेतीहर भूमि की कमी तथा मिट्टी की पतली तह के कारण जनसंख्या बहुत कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जीवन यापन के लिए बहुत कठोर परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत शीतोष्ण व शीतकटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र पूर्णतः जनशून्य हैं, किंतु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के कुछ भागों में जनसंख्या स्थानीय कारणों से पाई जाती है। उसके कई कारण हैं, जैसे टूरिज्म का विकास होना, या वहाँ पर चाय के बागानों का विकास होना, कॉफ़ी की फसल का विकास पैदा करना कुछ एक क्षेत्रों में। लेकिन मुख्य रूप से जो ऊंचे पर्वतीय प्रदेश हैं वहाँ पर जनशून्यता पाई जाती है। तो ये जो जनपूर्ण और जनशून्य क्षेत्र जो हैं, ये बहुत इसके हिसाब से परीक्षा की दृष्टि से इस पर एक क्वेश्चन अवश्य जनरली आ जाता है जनसंख्या पे। जनपूर्ण व जनशून्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।